राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली सुहानी एक प्यारी, समझदार और पढ़ने लिखने में तेज लड़की थी। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव की रूढ़िवादी सोच के बावजूद सुहानी ने संघर्ष किया और शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के पहले दिन ही उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल स्मार्ट और हंसमुख था और जल्दी ही दोनों में दोस्ती हो गई। कुछ महीनों बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन सुहानी के गांव और परिवार की सोच को देखते हुए उसे डर था कि अगर किसी को पता चला तो बड़ा बवाल मच जाएगा। समय बीतता गया और सुहानी और राहुल का रिश्ता और गहरा हो गया, लेकिन गांव में किसी को जब इसकी भनक लगी तो सुहानी के माता पिता को धमकियां मिलने लगी। छोरी को समझा लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, ठाकुर रणवीर ने गुस्से में कहा। सुहानी के पिता डर गए और उन्होंने सुहानी को जबरदस्ती गांव बुला लिया। वह रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही दिनों बाद गांव में खबर फैल गई कि सुहानी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पूरा गांव सदमे में था, लेकिन सुहानी की सबसे करीबी दोस्त नीला को इस बात पर शक था। उसने सुहानी की मौत की जांच करने की ठानी। एक रात नीला और उसका भाई कुएं के पास गए, जहां सुहानी की आत्मा को भटकते हुए देखा गया था। जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका, ठंडी हवा का एक झोंका आया और कुएं से किसी के रोने की आवाज आई। उस रात ठाकुर रणवीर अपने खेतों से लौट रहा था कि अचानक एक सफेद साड़ी पहने लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ गई। उसने देखा, वह सुहानी थी। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जिन लोगों ने सुहानी की मौत में हाथ था, वे एक एक करके मरने लगे। ठाकुर के आदमी रातों रात गायब हो जाते या उनकी लाश कुएं में मिलती। नीला ने जांच की तो पता चला कि सुहानी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे ठाकुर रणवीर और उसके गुंडों ने मारकर कुएं में फेंक दिया था। गांव वालों ने ठाकुर का सामना किया, लेकिन उसने सबको धमकाया। तभी एक रात ठाकुर की पत्नी ने उसे मरते हुए देखा। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे नोचा हो। पास ही दीवार पर लिखा था, छोरी लौट आई है। गांव वालों को अब समझ आ गया था कि सुहानी की आत्मा न्याय चाहती थी। उन्होंने हवन कराया और नीला ने सुहानी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। ठाकुर रणवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में कुएं से किसी के रोने की आवाज आनी बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे सुहानी की आत्मा को शांति मिल गई हो। ठाकुर रणवीर की गिरफ्तारी के बाद गांव में थोड़ी शांति आ गई थी, लेकिन सुहानी की आत्मा अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। कुछ लोग अब भी कुएं से देर रात किसी लड़की के रोने की आवाजें सुनते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जब तक पूरा सच सामने नहीं आएगा, तब तक उसकी आत्मा भटकेगी। नीला, जो सुहानी की सबसे अच्छी दोस्त थी, इस बात को लेकर बेचैन थी। उसने गांव के पुराने पुजारी बाबा से बात की। बाबा ने कहा, अभी कुछ अधूरा है। सुहानी की आत्मा को पूरी शांति नहीं मिली है। नीला को शक हुआ कि ठाकुर रणवीर के अलावा कोई और भी इस अपराध में शामिल था। उसने गांव के एक बूढ़े नौकर रामलाल से पूछताछ की, जो ठाकुर के घर में बरसों से काम कर रहा था। पहले तो रामलाल डर गया, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे एक नया राज खोला। उस रात सिर्फ ठाकुर रणवीर ही नहीं, बल्कि गांव के कुछ और रसूखदार लोग भी वहां थे। उन्होंने मिलकर सुहानी को मारा। नीला को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वो सीधा पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। गांव के ताकतवर लोग अब भी कानून से ऊपर थे, लेकिन अब नीला अकेली नहीं थी। गांव की बाकी लड़कियां भी उसके साथ आ गईं। उन्होंने मिलकर सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। उन्होंने कुएं के पास एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल फोन पाया। जब उन्होंने उसे ठीक कराया तो उसके अंदर सुहानी की आखिरी वीडियो थी। वीडियो में दिखा कि ठाकुर रणवीर के अलावा गांव के दो और बड़े लोग, सरपंच रामेश्वर और व्यापारी महेश सिंह, भी वहां मौजूद थे। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सुहानी उनके खिलाफ बोल रही थी, और तभी उन लोगों ने उसे जबरदस्ती उठाकर कुएं में धक्का दे दिया। अब सच सबके सामने था। नीला और बाकी लड़कियां गांव में ये वीडियो सबको दिखाने लगी। जैसे ही सरपंच और महेश सिंह को इस बात का पता चला
वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी रात के अंधेरे में उनकी चीखें गूंज उठीं। गांव के लोगों ने देखा कि सरपंच अपने घर में डर के मारे चिल्ला रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह बार बार कह रहा था, छोरी मुझे छोड़ दे, माफ कर दे, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। अचानक वो अपने कमरे में हवा में उछल गया और दीवार से टकराकर गिर पड़ा। मर चुका था। उसी रात महेश सिंह की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके शरीर पर चोटों के बजाय नाखूनों के गहरे निशान थे, ठीक वैसे जैसे ठाकुर रणवीर के शरीर पर मिले थे। अब पूरे गांव को यकीन हो गया था कि सुहानी की आत्मा ने अपना पूरा बदला ले लिया है। नीला ने हवन और पूजा कराई। जैसे ही पवित्र मंत्रों का उच्चारण हुआ, गांव की औरतों ने मिलकर कुएं में सुहानी की आत्मा की शांति के लिए दीप जलाए। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कुएं से एक हल्की सी सफेद परछाई उठी, जैसे किसी ने मुस्कुराकर विदाई दी हो। अब कुएं से रोने की आवाजें आनी बंद हो गई थी। गांव की लड़कियों ने सुहानी की मौत को एक संदेश बना लिया। अब कोई और छोरी दबकर नहीं रहेगी। सुहानी की कहानी ने पूरे गांव को बदल दिया। औरतों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी और धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। अब कोई लड़की डरकर नहीं जीती थी, क्योंकि छोरी कभी हारती नहीं, वो लौटकर आती है। सुहानी की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन यह सिर्फ शांत तूफान से पहले की खामोशी थी। एक रात जब नीला अपनी छत पर सो रही थी, उसने दूर कुएं की ओर देखा। वहां कोई खड़ा था, एक लड़की सफेद कपड़ों में। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन तभी अचानक वह परछाई हवा में गायब हो गई। क्या सुहानी की आत्मा लौट आई थी या कोई और था? गांव में सब सोच रहे थे कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय कुएं से किसी के पैरों की आहटें आती। गाय भैंसें अचानक बीमार होने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें सपनों में कोई लड़की बुला रही थी। नीला ने फिर से पुजारी बाबा से बात की। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, ये सुहानी की आत्मा नहीं है, कोई और आत्मा जाग गई है। नीला चौंक गई। मतलब? बाबा ने कहा, गांव के कुएं में सिर्फ सुहानी ही नहीं मरी थी। सालों पहले यहां कई और मासूम लड़कियां भी मारी गई थीं। गांव के बुजुर्गों ने कबूल किया कि कई साल पहले ठाकुर रणवीर और उसके पूर्वजों ने कई गरीब लड़कियों का शोषण किया था और सबूत मिटाने के लिए उन्हें इसी कुएं में फेंक दिया था। अब जब सुहानी की आत्मा ने बदला लिया, तो उन बाकी आत्माओं को भी जागने का मौका मिल गया। अब वे भी न्याय चाहती थीं। एक रात गांव का एक और अमीर आदमी बलबीर सिंह, जो ठाकुर रणवीर का रिश्तेदार था, अचानक लापता हो गया। अगले दिन उसका शरीर कुएं के अंदर मिला, आंखें खुली हुई, डर से सख्त, जैसे उसने मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। अब गांव में दहशत फैलने लगी। फिर एक और आदमी, जो पहले ठाकुर के लिए काम करता था, अपने ही घर में फांसी पर लटका मिला। उसकी दीवार पर खून से लिखा था, हम सबका हिसाब होगा। गांव वाले अब सच में डर गए थे। नीला को समझ नहीं आ रहा था कि ये कब रुकेगा। उसने बाबा से पूछा, क्या इन आत्माओं को शांति नहीं मिल सकती? बाबा बोले, जब तक सारे गुनहगारों का पर्दाफाश नहीं होगा, तब तक यह सब खत्म नहीं होगा। नीला ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और एक आंदोलन शुरू किया, गांव के हर गुनहगार की सच्चाई सबके सामने लाने का। अब औरतें डरने के बजाय लड़ने लगीं। उन्होंने पुरानी कहानियों को उजागर किया, पुलिस को शिकायतें दर्ज कराने पर मजबूर किया और धीरे धीरे गांव के हर गुनहगार का सच सामने आने लगा। जैसे जैसे सच सामने आता गया, कुएं की घटनाएं कम होने लगी। धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि इन लड़कियों की आत्माएं बदले के लिए नहीं, न्याय के लिए आई थी। गांव के हर आदमी को अब यह बात समझ आ गई थी, अगर औरत को दबाया जाएगा तो वह भूतनी बनकर लौटेगी और अपना हक छीन लेगी। आखिरकार गांव में बदलाव आने लगा। अब लड़कियों को पढ़ने की आजादी मिलने लगी और धीरे धीरे गांव ने डर के साए से बाहर आकर हिम्मत और न्याय की राह पकड़ ली। हर छोरी के पास अपनी आवाज होती है। अगर उसे सुना नहीं जाएगा तो वह किसी न किसी रूप में लौटेगी और इंसाफ लेकर ही रहेगी।